हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज पर्यावरण की दूसरी सीरीज आप लोगों के सामने है, जो सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, यदि आपका कुछ डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और पर्यावरण की यह सीरीज यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी स्टूडेंट को और भी विद्यार्थियों को ये पर्यावरण का जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, ये उनको प्राप्त हो सके, जिससे वो भी अपनी तैयारी पूरी कर सकें। और हमारे पर्यावरण एवं अन्य क्लासेज जैसे यूपी टेट, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल आदि क्लासेज की आदि क्लासेस की वीडियो आप प्राप्त करना, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी और भी क्लासेस की जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के हम पर्यावरण के सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए, पर्यावरण का पहला पॉइंट है आपका कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। तो ये इसका एकमात्र उत्तर है आपका कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए एवं 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, अर्थात आर्द्रता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी पर्यावरण की ये जो ऑनलाइन में पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, आप इसकी एक अच्छी नोट बना लें, जिससे आपको ये मैटर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे और परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगले हम पॉइंट पर चलेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट कौन सा है आपका। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो पॉइंट है आपका कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, ये पॉइंट है आपका। तो इसका उत्तर है आपका इंग्लैंड में। ये औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे और अगला पॉइंट है आपका कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। पॉइंट है आपका कि पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर है आपका कि औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से, यानी कि औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से जो है आपका पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट है आपका। और इसका उत्तर है आपका कि ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक। ठीक है, डियर स्टूडेंट, मैं मेघ विजन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मेघ विजन का जो उद्देश्य होता है, ये वर्षण की प्रक्रिया को प्रेरित करके अधिक जल वर्षा प्राप्त करना है। ठीक है ना, यानी कि मेघ विजन का जो मतलब है, इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ये अत्यधिक वर्षा इसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो मेघ विजन किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है आपका, तो ये ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है आपका कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित होगा। ठीक है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ आपका, तो यह है आपका बुकलिन, USA। ठीक है ना, यानी कि बुकलिन जो शहर है आपका USA, ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं और अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है। ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है,
कौन सा यौगिक है। यहाँ देखेंगे आपकी ये 2 बार टाइप हो गया है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है, यही पॉइंट है आपका। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका उत्तर है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ आपका ये जो लिखा गया है 2 बार हो गया आपका कि कौन सा यौगिक विध्वंसक और कौन सा यौगिक है, तो ये 2 बार हो गया है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है, यह पॉइंट है आपका। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये उत्तर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, और अगला पॉइंट है आपका कि ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, ठीक है। तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम आपका जोसेफ फारमैन ने लगाया था। ये 1985 में इन्होंने इसका पता लगाया और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका। अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, और अगला पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, ये प्रश्न है आपका कि कब मनाया गया था। तो ये 1965 और 1974 के बीच मनाया गया था, ठीक है ना। 1965 से 1974 के बीच, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, और अगला पॉइंट है आपका कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। ये नदी है आपका टेनेसी नदी। ये टेनेसी नदी है, इसको दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है, यानी कि किस पर आधारित है आपका, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर इसका टेनेसी नदी। ये 1940 में आपका 1940 में इसका प्रोसेस हुआ, इसको लिया गया और ये यूएसए में बैठ गया आपका, ठीक है ना, 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, ठीक है। तो ये नदी है आपका क्रमशः येलो नदी चीन में बहती है और गंगा नदी भारत में बहती है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आएंगे, ये जो टेनेसी नदी परियोजना है ये 1940 में आपको बनाई गई और यूएसए में, और उसी पर आधारित हमारी दामोदर नदी परियोजना है। तो ये 1940 में आपका टेनेसी नदी परियोजना बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलेंगे। ये आपने देखा कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं। तो ये क्रमशः येलो नदी है जो चीन में बहती है और गंगा नदी है जो भारत में बहती है। इसका मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन, यानी कि ये अपने अवसादों के द्वारा सबसे अधिक मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो ये 2 नदियां हैं जो बहुत अधिक मैदानों का निर्माण करती हैं। तो ये आपका येलो नदी चीन में है आपका और गंगा नदी भारत में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है यह आपका गंगा नदी, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में यदि सर्वाधिक मैदान किसी नदी का है तो वो गंगा नदी का है, और गंगा नदी अपने अवसादों के द्वारा हर वर्ष अधिक से अधिक अपने मैदानी भागों को क्या कर देती है, वो नवनीकृत कर देती है, अर्थात उसकी मृदा को नया कर देती है, ठीक है। इसलिए उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड हम गंगा नदी को कहते हैं। हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मिस्र किसकी देन है। मिस्र किसकी देन है, तो यह है आपका नील नदी। मिस्र किसकी देन है, ये नील नदी, ये साउथ अफ्रीका में रहती है आपका। तो मिस्र किसकी देन है, ये नील नदी की देन है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। जितना भी पॉइंट आप लोगों को दिया जा रहा है ये सभी पॉइंट्स का एक अच्छी नोट आप लोग बना लीजिएगा जो परीक्षाओं में आपका हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि आप वीडियो बस देखते रहें, नहीं, इसका आप नोट बनाइए, ठीक है।
कहेंगे कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है ना, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, यानी किस नदी को बिहार के शोक का उपमा प्रदान किया जाता है, तो ये आपका कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी SSC के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, यानी कि वीडियो लेखपाल के एग्जाम में भी इसको बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये भी परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी, ये क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये है आपका पॉइंट का उत्तर है कि 3 दिसंबर सन 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक इसको बोलेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है ना, ये घटना आपका ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये भी पूछ लेता है कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 आप याद रखेंगे। और इसमें से किस गैस का रिसाव हुआ, ये पूछ लेता है, इसमें से किस गैस का रिसाव हुआ आपका, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी, ये पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको याद रखेंगे आप कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 26 अप्रैल सन 1986 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो ये यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। मैं बता दूं कि ये यूक्रेन आपका एक यूरोपीय देश है और यूक्रेन के चेरनोबिल में आपका ये दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है कि 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है। ठीक है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है, तो चलिए हम जानते हैं क्या यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है। यानी कि यूएसए के परमाणु संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च सन 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। ठीक है ना, यानी कि 3 माइल एक द्वीप है आपका, वहां पे एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, वहां पर ये घटना हुई थी। पूछ लेता है कब हुई थी, तो 28 मार्च सन 1979 को ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। डियर स्टूडेंट, धारणीय या अस्थायी विकास के बारे में या और भी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम पर्यावरण की डिटेल क्लास में जानेंगे। ये 1 लाइनर क्लास है, इसलिए आप केवल इसमें 1 लाइनर पॉइंट ही नोट करेंगे। ठीक है, तो धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो ये ब्रंटलैंड थे और ये 1987 में इन्होंने इसके बारे में बताया था, या 1987 में इसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट पॉइंट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। और अगला पॉइंट है आपका अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये जोहान्सबर्ग सन 2002 में, यानी कि जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। कब, सन 2002 में। डियर स्टूडेंट, आज का यह 1 लाइनर पॉइंट समाप्त हुआ। और यदि ये 1 लाइनर पॉइंट पर आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोग भी हमारे वीडियो को पा सकें, जिसके लिए आप इसको शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल की और भी क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।